चलिए नेक्स्ट पार्ट में अभी आपने कोई डायग्राम एक बनाया होगा, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का रेगुलेशन। रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होगा इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना, ब्रीदिंग के रेगुलेशन के बारे में। तो अगर आप रेगुलेशन पढ़ना चाह रहे हैं रेस्पिरेशन का, तो हमें समझना होगा ब्रेन के इस पार्ट को जो कि हाइंड ब्रेन है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पाया जाता है? हाइंड ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। ठीक है, फोर ब्रेन को बोला जाता है प्रोजन सप्लान, मिड ब्रेन को बोला जाता है मेजन सप्लान, और हाइंड ब्रेन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? रोम्बन सप्लान। क्या बोला जाता है? रोम्बन सप्लान, है ना। जब नर्वस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो जानेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक, अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सेंटर जानना चाह रहे हैं, रेस्पिरेशन का कंट्रोल पढ़ना चाह रहे हैं। तो हमने हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट को हाईलाइट किया है, और वो है पांस और दूसरा है मेडुला। मेडुला का पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा। तो 2 हिस्सा दिखा रहे हैं ब्रेन का, और दोनों पार्ट किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट। तो सबसे पहला सवाल कि ब्रेन के किस हिस्से में रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है या रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सिस्टम है? तो कहां बताओगे? हाइंड ब्रेन में। किन जगहों पे है? पांस में है और मेडुला में है। ठीक है, पांस और मेडुला में है। ठीक है, ब्रेन हम बाद में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब सीधे सवालों पे आते हैं। तो पांस वाले सेक्शन में, पांस वाले हिस्से में कौन सा रेस्पिरेटरी का सेंटर है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, है ना। छोटे बच्चों का सवाल है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना। तो P फॉर पांस एंड P फॉर न्यूमोटैक्सिक। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां है? पांस वाले हिस्से में। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि पांस के नीचे वाला ये जो हिस्सा ब्रेन का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो हो गया पांस। ये वाला हिस्सा जो है इसको क्या बोला जाता है? मेडुला कहा जाता है। मेडुला ऑब्लांगाटा बोला जाता है, ये वाला जो हिस्सा है। और हाँ, मेडुला ऑब्लांगाटा में कौन सा कंट्रोल सिस्टम है रेस्पिरेशन का? उसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो आसान से सवाल। तो सबसे पहले हम कहें कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां है, तो आंसर क्या है? पांस। क्या आंसर है? पांच। हम कहें कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां है, तो क्या बोलोगे? मेडुला ऑब्लांगाटा। 2 सीधा सवाल सीधा जवाब। ठीक बात है। चलिए, ये है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। चूंकि इसमें एनसीईआरटी में डिटेल में दिया नहीं है, नहीं तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एंड वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से बना हुआ है, जो सप्लाई देता है डायाफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जो कि रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। हमें तो एनसीईआरटी से ही सवाल फ्रेम होते हैं, हमें वही पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल दाएं बाएं नहीं, सीधे पॉइंट पे। ठीक, तो ये है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मैं मान के चल रहा हूं कि इन्हीं के फाइबर आए हैं, वो इनर्वेट हो गए हैं किससे? किससे? डायाफ्राम और किससे? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। दैट मींस डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल किसके कंट्रोल में है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के कंट्रोल में है। और अभी हम पढ़ के आ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, 2 स्टेप है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो अब आपको मालूम है डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? पढ़ा है, ठीक है ना। और अगर वो रिलैक्स कर जाए तो क्या होगा? यही हमने पढ़ा ही है। ओके, तो ये है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि ब्रीद इन और ब्रीद आउट को पूरा कंट्रोल। ठीक, चलिए अब 2 एग्जांपल से समझेंगे, 2 कंडीशन में, तो बात और क्लियर होगी।
ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ना, क्यों वो ब्रीदिंग कराने का कार्य कर रहा, क्यों वो इंस्पायरेशन और क्यों वो एक्सपायरेशन, मतलब स्विच ऑफ स्विच ऑन ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में बात करने के लिए हमें दो कीमोसेंसिटिव एरिया के बारे में समझना है ना। कीमोसेंसिटिव कहने का क्या मतलब है, जो किसी पार्टिकुलर केमिकल से क्या हो, इन्फ्लुएंस हो रहा हो, प्रभावित हो रहा हो। तो एक कीमोसेंसिटिव एरिया है, कौन सा, एक कीमोसेंसिटिव एरिया है जो मेडुला के एडजेसेंट है, मेडुला के सटे हुए हैं। और मेडुला में हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो एक मेडुला के सटे हुए कीमोसेंसिटिव एरिया है, हमने ऐसे सिंबॉलिक सिंबल से बनाया इसको। तो ये है वो कीमोसेंसिटिव एरिया जो मेडुला से सटे है, और ये कीमोसेंसिटिव एरिया किससे प्रभावित होता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे खास बात, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन का कोई प्रभाव नहीं है। रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में ऑक्सीजन का क्या योगदान है, अपने लेवल पे, आप लोगों के लेवल पे ऑक्सीजन के प्रभाव को नगण्य माना जाता है ना, मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। फिलहाल ऑक्सीजन का क्या रोल है, अब आप मेडिकल कॉलेज में पढ़, अभी हम यहां तक पढ़ाएंगे कि CO2 कैसे प्रभावित करता है। और ऑक्सीजन वाले लाइन में मैं आपको बस ये कह दूंगा, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे ये प्रभावित होते हैं। आपको दिखाते हैं दो कीमोसेंसिटिव एरिया। तो एक कीमोसेंसिटिव एरिया कहां है, मेडुला के सटे है, और दूसरा कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया अब भाई जो प्रभावित हो रहा हो CO2 और हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन से, तो उसको तो बोलेंगे रिसेप्टर, क्या बोलेंगे, रिसेप्टर। तो ऐसा ही कीमोसेंसिटिव एरिया, ऐसा ही रिसेप्टर और कहां प्रेजेंट है, कहां, कैरोटिड आर्टरी है। कैरोटिड आर्टरी क्या है, ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी, ठीक है, जो एयोटिक आर्च से एराइज हुआ, ठीक है। तो बस आप नाम याद करिए, कैरोटिड आर्टरी और कहां, एयोटिक आर्च। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब योटा जब एराइज होता है तो वो क्या कर जाता है, दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाता है, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड, है ना। तभी तो जो राइट साइड के बॉडी पार्ट हैं, राइट आर्म, ये सब कहां से सप्लाई पाएंगे, उसी से पाएंगे। लेफ्ट वाला आर्म, लेफ्ट साइड के पार्ट, उससे सप्लाई पाएंगे, है ना, लेफ्ट वाले से। तो एयोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी पे भी ये रिसेप्टर्स हैं, जो किससे सेंसिटाइज है, इससे CO2 के कॉन्सेंट्रेशन से और प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन से। आपको मालूम है कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन से जुड़ा हुआ है। अगर ब्लड में CO2 बढ़ेगा तो कार्बोनिक एसिड, ब्लड में CO2 बढ़ेगा तो कार्बोनिक एसिड नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से बढ़ेगा, क्योंकि पहले कार्बोनिक एसिड बन जाएगा और फिर कार्बोनिक एसिड टूट जाता है प्रोटॉन में और बाइकार्बोनेट में। तो बढ़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन प्रोटॉन के कंसंट्रेशन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो पीएच, हाँ, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल CO2 और प्रोटॉन से कौन सेंसिटाइज हो रहा है, कीमोसेंसिटिव एरिया जो मेडुला के सटे में है, पहली बात। और ये रिसेप्टर जो कहां मौजूद है, एयोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी, ठीक है ना। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक, हम क्या करते हैं, एक बार हवा हम भरते हैं फेफड़े में अपने, ठीक है, और भर के हम इसको रोक लेते हैं, ठीक है, जितना दम है उतना रोक के रखते हैं। उसके बाद से क्या होगा, जैसे ही हम हवा छोड़ेंगे, जैसे ही हम ब्रीद आउट करेंगे एक बार, हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना। 3-4 बार ऐसे करेंगे, भरेंगे फेफड़े को, ठीक। ऐसा क्यों हुआ है ये समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दो कंडीशन में लेता हूं, तो सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूं
ये है आर्टेरियल ब्लड। कौन सा है? आर्टरी का ब्लड। याद रखिएगा, यहां पे जब रेस्पिरेशन के रेगुलेशन की बात होगी तो वेनस ब्लड को कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, किसको कंसीडर किया जाएगा? आर्टरी के ब्लड को कंसीडर किया जाएगा, है ना? क्योंकि आप एओर्टा की बात कर रहे हो और यहां जो बात कर रहे हो, यहां पे कैसा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। कैरोटिड एओर्टिक एओर्टा में कैसा ब्लड जाता है? हाँ, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ब्लड को कैसा ब्लड पहुंचेगा? ब्रेन को कैसा ब्लड पहुंचेगा? ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कौन लेके जाएगा? आर्टरी। तो आप किस ब्लड की बात कर रहे हो? आर्टेरियल ब्लड की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? आर्टेरियल ब्लड। दो बातें मैं बताने जा रहा हूं। एक बार मैं कह रहा हूं कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, और दूसरे में मैं कह रहा हूं कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। CO2 का बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा? प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा। ठीक है, बढ़ा देगा। ध्यान से सुनिए, जैसे ही जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन की मात्रा बढ़ेगी, इसका मतलब यह हुआ कि ब्लड अब कैसा होने लगा? एसिडिक की बेसिक? हाँ, प्रोटॉन का बढ़ना ब्लड कैसा कर देगा? एसिडिक। जैसे ही ब्लड में ये मात्रा CO2 और प्रोटॉन की बढ़ेगी, सेंसिटिव एरिया और ये पेरीफेरी पे जो रिसेप्टर्स है, वो तुरंत सिग्नल किसको पहुंचा देंगे? इसको। किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। और जाके उससे ये कहेंगे कि ब्लड में CO2 की मात्रा क्या हो गई है? बढ़ गई है। अगर बढ़ गई है तो अब जल्दी से क्या करो? CO2 को बाहर करना है ना? नहीं तो CO2 क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस है। क्या होगा? बॉडी के सेल को किल करने लगेगा। तो अगर ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ गई है तो हमें CO2 को जल्दी से रिमूव करना होगा। आप खुद समझो, अगर आप CO2 को जल्दी जल्दी रिमूव करना चाह रहे हो तो आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट क्या करना होगा? फास्ट करना होगा। जल्दी जल्दी अगर हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे तो क्या होगा? जो CO2 बॉडी में है वो क्या हो जाएगा? वॉश आउट हो जाएगा। तो अगर CO2 बढ़ा है, पीएच प्रोटॉन बढ़ गया, पीएच कम हो गया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कैसा एडजस्टमेंट करेगा? रेस्पिरेटरी रेट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। क्या फायदा होगा इससे? जो CO2 एक्युमुलेट हुआ था टिश्यू में वो क्या हो जाएगा? वॉश आउट हो जाएगा, फेफड़े से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ओके। मान लेते हैं CO2 कम हो गया। क्या हो गया? CO2 कम। ठीक है, CO2 कम हो गया है। कम हो जाएगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन कम हो जाएगा तो पीएच कम हो जाएगा, बढ़ गया। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कैसे एडजस्ट करेगा? रेस्पिरेटरी रेट को क्या करेगा? हटा देगा। सबसे खास बात, सबसे पहली बात इसमें यह है, ये चेंज हम किस में देख रहे हैं? आर्टेरियल ब्लड में देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? आर्टेरियल ब्लड में हम ये चेंज देख रहे हैं। ये चेंज हमने वेनस ब्लड में नहीं देखा। कहां दिखा है? आर्टेरियल। तो CO2 बढ़ गया ब्लड में तो रेस्पिरेशन तेजी से करो, क्योंकि CO2 को बॉडी से निकालना है। तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, तो ये तो आपने देखा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कैसे कार्य करता है ना? और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कैसे कार्य करेगा? इसके लिए सिग्नल कहां से जाएगा? कीमोसेंसिटिव एरिया से जो मेडुला के सटे हैं, और दूसरा ये रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं कहां? एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी पे। एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी पे। क्लियर है ये? ओके, तो ये तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का कार्य आपको बता दिया। अब बचा क्या? न्यूमोटैक्सिक सेंटर का कार्य। एनसीईआरटी में ये एक दी। ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का कार्य है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, आरआरसी का क्या मतलब है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या करना? मॉडरेट। मॉडरेट। कोई चीज फास्ट हो रही तो कम करा दे, क्या कहेंगे? मॉडरेट हो गया। ठीक है ना?
कोई चीज फास्ट हो रही थी और स्लो होने लगे तो कहेंगे मॉडरेट हो गया। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का क्या कार्य है? हुँ? काबू में रखता है किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ध्यान से सुनो, जब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कंट्रोल कर दिया जाएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर से तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, है ना? यहां से सवाल फ्रेम करते हैं, ऑप्शन में आप देखिएगा। ओके, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो भी रेस्पिरेशन, जो भी ब्रीदिंग रेट जितना भी चल रहा था, मान लेते हैं कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो गया। जैसे ही एक्टिवेट होगा ये क्या करेगा? उसको स्लो करेगा। क्या करेगा? स्लो कर देगा। किसको? रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, क्योंकि मॉडरेट कर दे रहा है किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। अब ध्यान से सुनो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर के एक्टिव होते ही क्या लिखा हुआ है? हाँ, बस टेक्निकल लैंग्वेज लिखा है, बात आप समझ रहे हो। क्या लिखा हुआ ये? अर्ली स्विच ऑफ। कहने का मतलब जो सिग्नल आ रहा था, जो डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा था, वो सिग्नल क्या हो गया? रुक गया। तो जैसे ही वो सिग्नल ब्लॉक होगा, इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जैसे बंद हो जाएगा तो इंस्पिरेशन रुक जाएगा। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर के एक्शन के बाद रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का क्या हो जाएगा? अर्ली स्विच ऑफ हो जाएगा। नॉर्मली जितना ब्रीद इन होना चाहिए था वो नहीं होगा, क्योंकि इंस्पिरेशन क्या हो जाएगा? रुक गया, क्योंकि स्विच ऑफ हो गया। जो सिग्नल जाके डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा था, अब वो नहीं करा रहा है। नहीं करा रहा है तो ब्रीद इन नहीं होगा। टेक्निकली कैसे बोलेंगे कि अर्ली स्विच ऑफ हो गया किसका? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का। ओके, तो काबू में कर लिया ये इंस्पिरेशन। किसको? इंस्पिरेशन को काबू में कर लिया। लिमिट इंस्पिरेशन, ये टेक्निकल टर्म है जो ऑप्शन में दिखेगा। देखो, अगर इंस्पिरेशन अब लिमिट में होने लगा, टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाँ, कम हो जाएगा। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर के एक्शन के बाद टाइडल वॉल्यूम घट जाएगा। बात ध्यान से सुनो, टाइडल वॉल्यूम घट जाएगा तो ऑक्सीजन तो कम जाएगा शरीर में, डिफ्यूजन कम होगा। जब डिफ्यूजन कम होगा तो बॉडी की डिमांड जो है ऑक्सीजन की तो पूरी नहीं हो पाएगी। ध्यान से सुनना, इसलिए कैसा एडजस्टमेंट होगा? जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ाना पड़ेगा। ब्रीदिंग रेट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, अर्ली स्विच ऑफ हुआ है ना, तो अर्ली स्विच ऑन भी होगा। तो होगा क्या? बहुत जल्दी से ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ब्रीदिंग ऐसे होने लगा। क्या हुआ? फेफड़ा पूरा भरा नहीं है, ऐसे ब्रीदिंग को क्या कहेंगे जहां फेफड़ा पूरा ना भरा हो? स्वैलोअर। लेकिन ब्रीदिंग रेट बढ़ गया तो रैपिड, है ना? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी न्यूमोटैक्सिक सेंटर का कार्य पूछेगा, ऐसे करके देखेगा। इससे क्या हुआ? फेफड़ा पूरा भर नहीं रहा है, नहीं भर रहा तो कैसी ब्रीदिंग? स्लोअर। लेकिन ब्रीदिंग रेट बढ़ गया तो रैपिड हो रहा। अब पूरा फेफड़ा भर ही नहीं पा रहा है तो टाइडल वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाए। ये किसका किसका एक्शन है ये? न्यूमोटैक्सिक। बहुत क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले इसको बॉक्स में बंद करिए कि ऑक्सीजन का जो रोल है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम में वो क्या है? वो इनसिग्निफिकेंट है, ऑक्सीजन का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, हाँ। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को रेगुलेट करने के लिए आप वेनस ब्लड में देखेंगे कि आर्टेरियल ब्लड में, उसको भी हाईलाइट करिए आर्टेरियल ब्लड, नहीं तो कई सवाल सिर्फ इसी से गलत हो जाएंगे आपके, है ना? आर्टेरियल। हाँ, तो क्या देखोगे आर्टेरियल ब्लड में? क्या देखने वाले हो? ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड वो सीधा जुड़ा हुआ है किससे? कार्बोनिक एसिड से, दैट मींस प्रोटॉन से। किससे जुड़ा हुआ है? प्रोटॉन से जुड़ा हुआ है, प्रोटॉन से जुड़ा। ठीक है,
चलिए तो ये बताइए, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी रिदम, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वही मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है, रेस्पिरेशन के रेगुलेशन। और कहां होता है ये, मेडुला में होता है। ठीक, एक और सेंटर होता है पांस रीजन में, उसका क्या नाम है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये देखो, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को क्या कहता है, देखो इधर मॉडरेट, सब कुछ नोट किया, मॉडरेट। इधर आओ देखो, जब न्यूरल सिग्नल यहां से चलेगा, कहां से, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से, तो वो रिड्यूस करेगा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, लिमिट इंस्पायरेशन। और इस वजह से रेस्पिरेटरी रेट को क्या करेगा, अल्टर करेगा। यहां पे सिर्फ कह रहा है अल्टर, तो हम जानना चाह रहे हैं क्या अल्टर करेगा, रेस्पिरेटरी रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जबकि टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंस्पायरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। तो क्या अल्टर करेगा, बढ़ जाएगा ब्रीदिंग रेट। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ओके, एक कीमोसेंसिटिव एरिया है, वो मेडुला के बगल में पाया जाता है, जो हाईली सेंसिटिव है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से। बिल्कुल सिमिलर ही, ऐसे ही रिसेप्टर पाए जाते हैं कहां पे, एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में। वो भी इस चेंज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, CO2 और हाइड्रोजन, और जो जरूरी सिग्नल है वो कहां भेज देते हैं, रिदम सेंटर को, है ना, तुरंत उसी प्रकार का एक्शन लेने के लिए। ठीक, तो कुछ भी बहुत सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है, आपको समझ में। ठीक, और हाँ, ऑक्सीजन का रोल जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है रेस्पिरेशन। तो आपने नोट ही किया है, नोट किया है ना, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो इसको। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कौन करता है,
तीसरा करता है। अथवा साइकिल ट्यूब्यूल से रेस्पिरेशन कौन? हाँ, ठीक है। प्राण किससे करता है रेस्पिरेशन? किससे? गिल से, है ना? गिल से और कौन करता है? हम्म वर्टिब्रेट में फिशेज, ठीक है। इनवर्टिब्रेट में और कौन गिल से रेस्पिरेशन? मोलस्कन्स करते हैं। कौन करता है? मोलस्कन्स। जनरल बॉडी सरफेस से कौन करता है? कितने परसेंट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा से होगा? हाँ? कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट किससे होगा? हाँ? किससे? बाइकार्बोनेट आयन, यही ना? ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में था प्लाज्मा में, आपने देखा। CO2 का मिनिमम ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? हाँ? कितना परसेंट? 7%। कैसे होगा? प्लाज्मा से, है ना? प्लाज्मा में किस फॉर्म में 7% CO2 रन कर रहा है? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म। हाँ, नोट कर लिया होगा, है ना? ये क्या दिखाया जा रहा है? टिश्यू के सेल्स है, ये टिश्यू है। ये क्या है? बुलाई। ये सर्किट क्या दिख रहा है? यहाँ कौन सा ब्लड वेसल है ये? कैपिलरी है। हाँ, ब्लड कैपिलरी है। क्या ये आर्टरी वेन नहीं दिखाया जा रहा? क्या दिखाया गया है? ब्लड कैपिलरी। ओके, ये बात पहले ही आप जानते हो कि अगर 100 ml ब्लड है जो कि ऑक्सीजनेटेड है, तो कितना ml O2 कैरी करता है? बोलो भाई, ये बात बताइए कि नहीं? 20% बाई वॉल्यूम नोट किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, हमने कहा था कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो 16 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। मतलब 100 ml अगर ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड है, तो कितना ml ऑक्सीजन को कैरी करता है? 20 ml। कितना को? 20 ml। ठीक है ना? चल, अब ध्यान से देखते हैं, ये है एल्वुलाई और ये है टिश्यू लेवल। आपको मालूम है कि एल्वुलाई पे ही गैसेस के पार्शियल प्रेशर में पहला एक्सचेंज हमने देखा था, और ऑक्सीजन एल्वुलाई से कहां आ गया था? ब्लड में। जैसे ही ब्लड में आया होगा, तुरंत हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, आपको मालूम है 97% जो है बाइंड हो जाएगा, और क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब ब्लड जब फेफड़े से चल रहा है आगे, फेफड़े से आगे पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेट है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हम कैपिलरी बनाए हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये 100 ml है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बस समझने के लिए, कितना?
100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कितना ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है? 20 ml। ये ट्रांसपोर्ट हुआ, गया कहां? टिश्यू के लेवल पे। अब ये टिश्यू के कैपिलरी दिखाया जा रहा है, ठीक है, टिश्यू के कैपिलरी दिखाए गए। ठीक, आप देखेंगे कि टिश्यू के लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, कितना होता है? 40, जबकि यहां कितना है? 95 है। ऑक्सीजन ब्लड में कितना? 95। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कहां चला गया? टिश्यू में। CO2 कहां आ गया? ब्लड में। जैसे ही ये ब्लड में आया होगा CO2 क्या बन गया होगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। यहां क्या बना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये सारी बातें आप जानते थे, हमें ये बताना है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता। जब 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है टिश्यू पे, तो कितने ml ऑक्सीजन की डिलीवरी किया है? 5। और इम्पोर्टेंट सवाल है ये, है ना? चले, तो 5 ml याद रखना रहेगा। ठीक, अब देखो, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हुआ, तभी तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग हुए। तभी तो जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटा है, तभी तो ऑक्सीजन जा पाया है कहां? टिश्यू में। अगर ये ब्रेक डाउन न होता तो क्या ऑक्सीजन की डिलीवरी हो पाती? नहीं हो पाती। ठीक है, तो डिसोसिएशन हुआ है। तो कहां डिसोसिएट करता है हीमोग्लोबिन? कहां बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन? एल्बुलाई लेवल पे। कहां बनता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन? टिश्यू लेवल पे। कहां डिसोसिएट होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन? एल्बुलाई पे। क्लियर है? चलिए अभी ये सवाल आप याद करें। अभी ये सवाल दिखाया कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू पे कितने ml ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है? 5 ml। ठीक है ना? तो अगर 5 ml डिलीवरी किया है, आप हमें बताइए कि कितना परसेंट हुआ? 20 ml था, 20 में से 5 ml डिलीवर किया है, कितना? हाँ, कितना? 25%। ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू पे कितने परसेंट ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है? 25%। कितना? 25%। ठीक है, नॉर्मल। ठीक, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पर्सन है जो हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, तो 5 ml के बजाय आप जानते हैं कितना ml डिलीवर हो जाएगा? 15 ml। कितना आएगा? 75%। ठीक है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ, आप याद रखिएगा कि 5 ml डिलीवरी होगा 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के द्वारा। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, उस एक्सरसाइज के दौरान 5 ml नहीं डिलीवर होगा, 15 ml डिलीवर हो जाएगा। किसमें से? 20 ml में। भाई 100 ml ब्लड के पास 20 ml ऑक्सीजन, नॉर्मली कितना डिलीवर हो रहा है? 5 ml। हम ब्लड की बात नहीं कर रहे यार, ऑक्सीजन की बात। तो पहले 5 ml हो रहा था, अभी कितना? 15 ml। 15 कितना हुआ? 75%। दो सवाल, ठीक ना? तो अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, सॉरी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है, तो 25%। लेकिन अगर स्टर्नस एक्सरसाइज दिया हुआ है, हैवी एक्सरसाइज दिया हुआ है, आंसर क्या होगा? 75%। ठीक, एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये, 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ml ऑक्सीजन है? 15 है, 5 तो डिले। 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड
यहाँ पे देखो CO2 कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होके कहां पहुंचा? एल्बुलाई। एल्बुलाई पे जब आया है तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्बुलाई पे 4 ml CO2 की डिलीवरी किया। याद रहेगा? नहीं नहीं याद रहेगा? तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में कितना ml ऑक्सीजन की डिलीवरी किया है? हाँ, 5 ml। भाई क्या सुनते हो यार तुम लोग? 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जाहिर सी बात है ऑक्सीजनेटेड बोलेंगे तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, जब डी ऑक्सीजनेटेड बोलेंगे CO2। तो अगर 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो एल्बुलाई पे कितना ml CO2 डिलीवर करेगा? 4। ठीक है, 4 ml। ठीक ना? क्लियर है? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब यही आपको बताते हैं, यही 2 लाइनें एनसीईआरटी में दी हुई थी। हम चाहते हैं दोनों लाइनें लिखा देते, फिलहाल इसी में हम आपको समझा लेंगे बहुत आसानी से। हेल्डन और बोहर इफेक्ट तो देख लीजिए। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हेल्डन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट कहाँ देखा जाता है। तो क्लियर बना हुआ है। एल्बुलाई के लेवल पे क्या देखते हैं? अगर आपको हेल्डन इफेक्ट देखना है तो आप कहाँ देखोगे? एल्बुलाई पे। जबकि आपको बोहर इफेक्ट देखना तो आप क्या कहाँ देखोगे? हाँ, चलिए ध्यान से सुनिए, क्या है हेल्डन इफेक्ट और क्या है बोहर इफेक्ट। ठीक है, हेल्डन और बोहर इफेक्ट क्या है, इसी के बारे में बात करने वाले। ये तो क्लियर है, ये तो नहीं नोट कराना पड़ेगा कि हेल्डन इफेक्ट कहां देखा जाता है, एट एल्बुलाई लेवल, और बोहर इफेक्ट कहां देखा जाता है, ये तो आपने लिखा ही। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हेल्डन इफेक्ट जुड़ा हुआ है, सुनो इधर, हेल्डन इफेक्ट जुड़ा हुआ है डिसोसिएशन ऑफ कार्बामिनोहिमोग्लोबिन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का अलग होना। जबकि बोहर इफेक्ट जुड़ा हुआ है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना? ओके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितना ज्यादा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा ब्लड में, उतना तेजी से ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाए। तभी तो एल्बुलाई के लेवल पे बना हुआ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां टूट रहा है, कहां अलग हो रहा है? टिश्यू लेवल पे। क्यों? क्योंकि टिश्यू के लेवल पे CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू, या डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को बोला जाता है बोहर इफेक्ट। तो जितना ज्यादा CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा, उतनी आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा क्या? ऑक्सी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इधर नोट करिए, डिसोसिएशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ कार्बामिनो, नोट कर लिया था आपने पहले ही। डिसोसिएशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन ठीक है, डिपेंड्स अपॉन के बाद ऐसे कर दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए। डिपेंड्स अपॉन, इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ, हाँ, ऑक्सीजन PO2 करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PO2। इधर आओ, डिसोसिएशन ऑफ, इस वाले कॉलम में, इधर बोहर वाले, डिसोसिएशन ऑफ HbO2
is directly proportional to PCO2. ठीक है, तो डिसोसिएशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। या इस बात को ऐसे भी बोलते हैं, देखो इधर, इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन HbO2। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रभाव होता है उसे क्या बोला जाता है? बॉहर इफेक्ट। ठीक है, या इधर बताना हो यहां हेल्डन में तो क्या बोलोगे? अफेक्ट ऑफ PO2 ऑन HbCO2, तो क्या बोलोगे? इसको हेल्डन इफेक्ट। क्या बोला जाएगा? हेल्डन इफेक्ट। ठीक है, तो इधर लिखो अफेक्ट ऑफ PO2, अफेक्ट ऑफ PO2 हाँ ऑन HbCO2, ये तो है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन HbCO2। इधर क्या लिखोगे? अफेक्ट ऑफ PCO2, अफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन HbO2, HbO2। चलिए ये देखिए, हेल्डन इफेक्ट ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है ना। यहाँ बढ़ा हुआ CO2, बढ़ा हुआ O2 HbO2 को क्या किया? ब्रेक कर दिया। और ब्रेक हुआ है तो ऑक्सीजन फ्री हुआ है, तभी ऑक्सीजन किससे बाइंड हुआ और वो जाके ट्रांसपोर्ट हो गया। तो हेल्डन इफेक्ट O2 ट्रांसपोर्ट, और जबकि बॉहर इफेक्ट CO2 ट्रांसपोर्ट, इसका CO2 ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, तो इस वाले कॉलम में लिखिए, हेल्डन वाले में लिखिए हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और इधर नोट करिएगा हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ये देखिए, ये है वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ऑक्सीजन डिलीवरी एट टिश्यू, और ये क्या लिखा है? CO2 डिलीवरी एट एल्वुलाई। जब हम इस वाले कॉलम में आंसर करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड को क्या कंसीडर करेंगे? ऑक्सीजनेटेड।
और जब हम इसका आंसर करेंगे तो इस ब्लड को हम क्या कंसिडर करेंगे? डीऑक्सीजनेट। ठीक है, तो पहला मैं बता दे रहा हूं, है ना। 100 ml ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, तो टिश्यू पे कितना ml ऑक्सीजन डिलीवर करेगा? है? अगर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो एल्वुलाई पे कितना ml CO2 डिलीवर होगा? 4 ml। बाकी आप बताइए। बताइए कितना? 100 ml 5 ml है तो 200 ml। 4 था तो यहाँ 8 ml। हाँ, कितना? 100 ml 5 ml ऑक्सीजन की डिलीवरी करा तो 1000 ml ब्लड, मतलब 1 लीटर ब्लड, बोलिए। तो 1 लीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 50 ml टू टिश्यू को डिलीवर कर देगा। इधर बताइए। 40 ml CO2 रिलीज हो जाएगा एल्बुलाई से। इधर है ना। अगर ऐसा नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा? 250 cc 200 cc। ठीक है, अभी कार्डियक आउटपुट नहीं आपको बताया है, फिलहाल आप जानते हैं कार्डियक आउटपुट क्या है? क्या होता है कार्डियक आउटपुट या मिनट वॉल्यूम? हर एक वेंट्रिकल के द्वारा 1 मिनट में जितना ब्लड पंप हो जाए, हर एक वेंट्रिकल का है, ये दोनों को मिला के नहीं होता। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको मिनट वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट बोला जाएगा। कितना आता है? 5 लीटर आता है। ये वैल्यू हमने क्या नोट की है? 5 लीटर। क्या लिखा है? 5 लीटर, है ना। मतलब 1 मिनट में ह्यूमन बॉडी में टिश्यू के लेवल पे कितना ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है? 250 से। और 1 मिनट में कितना CO2 हम एल्बुलाई से रिमूव कर देते हैं? तो लिखा तो है वहां पे कितना। ठीक है, तो ये हो गया 5 लीटर, ये है 1 लीटर, ये है 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये आया हुआ है पर मिनट। तो पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यू पे कितना हो जाता है? 250 ml। पर मिनट CO2 डिलीवरी अल्वुलाई पे कितना होता है?
कंप्लीट कर लिया है। ओके, चलिए डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर लिया है और वो है अस्थमा। क्या है? अस्थमा। और अस्थमा एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है। क्या है? एलर्जिक रिएक्शन। आपने पढ़ा है? एलर्जी पढ़ा है? हाँ, ठीक है। एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है? IgE, E फॉर एलिफेंट, है ना? ओके, चलिए। तो अस्थमा एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है ना? तो एलर्जी कौन करता है? एलर्जेन। जैसे पॉलन, वही एग्जांपल जो वहां नोट किया, डस्ट माइट एंड एनिमल डेंडर, वही एग्जांपल जो ह्यूमन हेल्थ में। ओके, अब ये देखिए, ये जो एलर्जेंस है ना, जब हमने ब्रीद इन किया है तो कहां पहुंच गए? रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंच गए। कहां पहुंच गया है? ब्रोंकस में और ब्रांक्यूल। ब्रांकाई में और वही ब्रांकस का प्लूरल है ब्रांकाई। तो ब्रांकाई में और ब्रांकियोल में, है ना? ब्रांकाई और ब्रांक्यूल क्या हो गए? इन्फ्लेम्ड हो गए। ठीक है, बता चुके हैं क्या मतलब होता है इन्फ्लेमेशन का। ठीक है ना? क्या मतलब होता है? स्वेलिंग आ जाना, रेडनेस हो जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना और पेनफुल होना। ठीक है, चलिए। तो इन्फ्लेम्ड हो गए ब्रांकाई और ब्रांकियोल। अब ये बताओ, जब सूजन आ जाएगा ब्रांकाई और ब्रांकियोल में, देखना इधर नॉर्मल एक ल्यूमन हमने ये बनाया है, ठीक है, और एक ल्यूमन हमने ये बनाया है ना? आप इसको ब्रांकाई का मान लीजिए, चाहे आप इसको ब्रांकियोल का मान लीजिए। अब देखना, जब ये सूजन आ गया तो अब ल्यूमेन कैसा हो गया? नैरो। जाहिर सी बात नैरो हो जाएगा। पहले जितना ल्यूमेन था वो क्या है? नैरो हो गया। अब नैरो हो गया तो इस नैरो एरिया से जब एयर गुजरेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। उस साउंड को क्या बोला जाता है? हाँ, विजिंग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विजिंग बोला जाता है। ठीक है, तो नैरो वेसल से साउंड प्रोड्यूस हो तो उस साउंड को क्या बोला जाएगा? विजिंग। एक बात और, ये साउंड कब प्रोड्यूस होता है?
जब हम ब्रीद इन करेंगे तब। तो ब्रीद इन का साउंड है, ये इंस्पायरेशन का साउंड है, जिसे क्या बोला जाता है? विजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजिंग कहा जाता है। एक बात तो ये, ठीक है। तो जब चेस्ट को अस्कल्टेट करेंगे, क्या होता है अस्कल्टेशन? अस्कल्टेशन होता है स्टेथोस्कोप का डायाफ्राम वाला हिस्सा जो है उसको छाती पे रखा जाए, चेस्ट पे रखा जाए और साउंड सुना जाए। कौन सा? ब्रीद साउंड। ठीक है। स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल सिर्फ हार्ट साउंड सुनने के लिए नहीं किया जाता है, रेस्पिरेशन का भी साउंड किया जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के भी साउंड सुनने के लिए किए जाते हैं। ठीक, अलग अलग प्रकार के साउंड होते हैं। ठीक है, जैसे क्रेप्टेशन होता है, अगर फेफड़े में पानी भरा हुआ है तो ऐसे लगेगा जब आप सुनेंगे साउंड, कोई सूखा पत्ता रखा हुआ है, आपका पैर उसी पे पड़ गया, कड़कड़ाहट की आवाज आएगी, सूखे पत्ते पे आपका पैर पड़ जाए। ठीक है, उसको बोला जाता है क्रेप्ट, बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेप्ट, है ना। ये सब आप आगे पढ़ोगे। फिलहाल अभी जो एनसीईआरटी में मैं वो आपको बता रहा हूं, तो ये बीजिंग साउंड है, नैरो हो गया पैसे जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ है बीजिंग। स्पेलिंग बीजिंग की क्या साउंड है? स्पेलिंग क्या है? WEEZ। चलिए ठीक है, ओके। तो बीजिंग है। इसके अलावा ये देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ये ल्यूमेन नैरो हो गया है तो सांस लेने में भी परेशानी होगी। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग नोन एज डिस्निया। क्या बोला जाएगा? डिस्निया। नोट किया था डिस्निया? व्हाट इज डिस्निया? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में परेशानी, तो डिस्निया बोला जाएगा। लाल, ब्रांकाई और ब्रांकियोल दोनों क्या हैं? दोनों अफेक्टेड हैं। तो इस लाइन में हमने सारे सवाल दिखा दिए इसमें। ठीक है, ब्रांकाई ब्रांकियोल का इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, तो क्या एल्बुलाई अफेक्टेड है? हाँ, निमोनिया हमने पढ़ ही लिया है, पढ़ा है निमोनिया हमने। हाँ, क्या पढ़ा निमोनिया में? एल्बुलाई अफेक्टेड है। हाँ, कौन करता है निमोनिया? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe नामक बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज है। इसको हाईलाइट करिएगा, जो आपने नोट किया था कि ब्रांकाई और ब्रांकियोल का इन्फ्लेमेशन है। ओके, ठीक है। इधर आइए, अगला जो डिसऑर्डर है वो है एम्फाइसीमा। पढ़िए क्या लिखा है? एम्फाइसीमा नाम है। क्या है? एम्फाइसीमा। ठीक है, चलिए, ये क्रोनिक डिसऑर्डर नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में किसी को एम्फाइसीमा हो जाएगा। ठीक है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, इसको डेवलप होने में समय लगता है। धीरे धीरे ये जो डिजीज है वो पनपता है। ठीक है, अचानक नहीं होता, एक्यूट नहीं होता है। ठीक है, एक्यूट क्या होता है? अचानक आ जाए कोई लक्षण, है ना। अचानक अगर शुरुआत हो जाए, सडन ऑनसेट में एक्यूट बोलेंगे। ऑनसेट मतलब शुरुआत, सडन मतलब अचानक, अचानक शुरुआत हो जाए कहेंगे, क्या बोला जाएगा? एक्यूट बोला। क्या बोलेंगे? एक्यूट। ठीक है ना। चलिए, तो ये देखिए, एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, तो पहली बात है ये एक्यूट नहीं है। ट्रू एंड फॉल्स में क्या बोलेगा? क्या क्या एक्यूट है? नहीं, एक्यूट नहीं है, क्रोनिक। ठीक, अब यहां पे जो एल्वियोलर वॉल है वो डैमेज हो गया। क्यों एल्बुलाई की वॉल डैमेज हो गई है? अच्छा, एल्बुलाई की वॉल किसकी बनी हुई है? दोहराते नहीं हो क्या यार तुम लोग? आउटर किसका है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और इनर किसका है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल कहने का मतलब सिंगल लेयर का टिश्यू। पढ़ने वाले टिश्यू पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, सिंगल लेयर का मतलब, सिंपल मतलब सिंगल लेयर। तो एक लेयर का सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। उन एपिथेलियल सेल का नाम है न्यूमोसाइट। दो प्रकार के हैं, टाइप 1 एंड
टाइप 2 कौन सर्फेक्टेंट बनाता है? टाइप टू निमोसाइड सर्फेक्टेंट बनाता है। क्या होता है सर्फेक्टेंट? सरफेस टेंशन लोअरिंग एजेंट है। सरफेस टेंशन लोअरिंग एजेंट जो कि मेंटेन करता है फेफड़े का इलास्टिक रिक्वायल। ओके, चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये एम्फाइसीमा नामक बीमारी जो है सिगरेट स्मोकर्स में कॉमन है, ठीक है ना? वो भी ये नहीं कि जो ओकेजनली पीते हो, ठीक है, आज कभी पी लिया फिर 2 महीने बाद कभी सिगरेट पी लिया, कभी मूड बन गया तो नहीं, है ना? ऐसे लोगों में नहीं, ये ऐसे लोगों में है जो चेन स्मोकर्स हैं। किन्हें कहा जाता है चेन स्मोकर? एक बार सिगरेट अगर जल गई है तो बुझने नहीं पाएगी, मतलब अगला सिगरेट पिछले वाले सिगरेट से जलाते हैं। लाइटर और माचिस का इस्तेमाल बार बार नहीं करते, बस एक बार करते हैं, ठीक है? तो ये है चेन स्मोकर, मतलब जो हैवी स्मोकर्स हैं उनमें क्या होता है, एक एंजाइम है हमने पढ़ा है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्या है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। उसकी डिफिशियंसी हो जाने की वजह से जो इलास्टिसिटी है एल्वियोलर वाल की वो खत्म हो जाती है, ठीक है? जब इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी तो जो एल्वियोलर वाल है वो क्या हो जाएगा? वो डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं एक हेल्दी, है ना, एक हेल्दी एयर सैक का डायग्राम और एक इम्फाइसमेटस जो पर्सन है उसका। तो इसको देखते हैं हम लोग। ये है एक हेल्दी पर्सन जिसके एल्बुलाई ये सब है, ये ठीक है, और एक दिखा रहे हैं जो पर्सन इम्फाइसमेटस है। ये देखिएगा क्या अंतर हुआ, सरफेस एरिया क्या हो चुका है? घट चुका। सरफेस एरिया क्या हो चुका? घट गया है। तो सरफेस एरिया अगर कम कम हो गया तो सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, और इलास्टिसिटी है नहीं, तो ये प्रॉपर जब खाली नहीं हो पाएगा, रिक्वायर नहीं हुआ, तो जब पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है एक्सपायरेशन के दौरान तो फिर पूरी तरीके से भरेगा भी नहीं, ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं होगी शरीर, ठीक है? तो ऐसे ऐसे करे रहेगा, ऐसे ही करता रहेगा। क्यों? क्योंकि ना पूरा भर रहा है और ना पूरा खाली हो रहा है। अब ऐसा नहीं हो रहा है तो ब्लड में लगातार CO2 की मात्रा बढ़ी हुई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हाइपर स्टिमुलेटेड है, तो क्या करेगा? फास्टर एंड स्लोअर ब्रीदिंग करना शुरू, क्या? फास्टर ब्रीदिंग करने लगेगा, ठीक है? अच्छा ये देखिए इम्फाइसीमा क्रोनिक डिसऑर्डर है एल्वोलर वाल्व, तो मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं। सेंसी ऑफ ये हम लोगों ने कब पढ़ा था? कब पढ़ा था? ट्रांसजेनिक एनिमल्स में अल्फा 1 एंट्री ट्रिप्सिन हम लोगों ने बना लिया है, किसमें? ट्रांसजेनिक सीप में। भेड़ की स्पेलिंग यही है ना? पक्का ना? ठीक है, तो ट्रांसजेनिक सीप में ही बनाया गया है किसको? ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसका क्या नाम है? अल्फा 1 एंट्री ट्रिप्सिन, ठीक है? इसी बीमारी को सही करने के लिए कैसा डिसऑर्डर है? क्रोनिक डिसऑर्डर है। डिफिशियंसी हो गई है अल्फा 1 एंट्रीट्रिप्सिन की, तो लॉस होगा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी
कैपेसिटी ऑफ एल्वियोलर वाल्व। ओके, तो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट जाएगा तो क्या होगा? डिस्निया होगा, ठीक है ना। इसके आगे ऐसे एरो दीजिए, लिखिए काजेल डिस्निया, काजेल डिस्निया, डिस्निया कर देगा, ठीक है ना। काजेल डिस्निया, डिस्निया हो जाएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ORD। व्हाट इज ORD? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो सांस की ऐसी बीमारी जो किससे जुड़ी हुई है? पेशे से जुड़ी हुई है, ठीक। मतलब ऐसे जगह आदमी कार्य ही कर रहा है कि डस्ट पार्टिकल, अलग अलग प्रकार के डस्ट पार्टिकल से उसका सामना हो रहा है ना। कोयले के खदान में काम कर रहा है तो कोयले के पार्टिकल, ठीक है ना। कपड़े के फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ना, जो कॉटन फाइबर्स हैं वो ना, कॉटन के डस्ट, कॉटन फाइबर उससे एक्सपोज हो रहा है, ठीक है ना। सीमेंट के फैक्ट्री में काम कर रहा है, मतलब अलग अलग प्रकार के डस्ट पार्टिकल से सामना हो रहा है इन लोगों का, क्योंकि इनका पेशा है, ठीक है। लोहे के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आयरन के पार्टिकल जा रहे हैं, है ना। शीशे की घिसाई कर रहे हैं तो लेड के पार्टिकल जा रहे हैं, ठीक। तो ये है सर, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये है ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी in certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced। जैसे हमने ढेरों एग्जांपल बता दिए, जैसे ये तो स्टोन ब्रेकिंग की बात कर रहा है, ठीक। तो ढेर सारा डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का, उसे पूरी तरीके से नहीं बचा पाएगा। मान लो 1 या 2 दिन एक्सपोजर हुआ तो जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करेगा? बचा लेगा, ठीक है। लेकिन बार बार डेली वही एक्सपोजर हो रहा है तो इम्यून सिस्टम भी अपने हाथ क्या कर देगा? खड़े कर देगा, ठीक है। कहेगा अब हम नहीं बचा पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि एक्सपोजर क्या है? बार बार लगातार हो रहा है, डेली हो रहा है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइट टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू, तो बार बार ये जो डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं, सिलिका के जा रहे हैं, है ना, आयरन के जा रहे हैं, कार्बन के जा रहे हैं, कॉटन के जा रहे हैं, वो जाएगा और जाकर के फेफड़े के जो टिश्यू जो उनको क्या करेगा? उनको इन्फ्लेम्ड कर देगा। इन्फ्लेम करने की वजह से धीरे धीरे क्या हो जाएगी? फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। फेफड़ा स्पॉन्ज जैसा होता है, फेफड़ा स्पॉन्जी ऑर्गन, ठीक है। कैसा होता है? स्पॉन्ज के जैसा, स्पॉन्जी ऑर्गन, ठीक है। एयर सैक्स होते हैं उसमें, तो स्पॉन्ज के जैसे होता है, ठीक। लेकिन अब उसमें अगर फाइब्रस टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा तो वो जो एल्बुलाई जितने भी हैं, जितने एरिया में फाइब्रोसिस होगी, उतना एरिया पूरी तरीके से सॉलिड हो जाएगा। उसी को क्या बोला जाता है?
उसी को फाइब्रोसिस बोला जाता है। तो अगर कभी फेफड़े में फाइब्रोसिस की बात हो तो ये समझना चाहिए कि फेफड़े का वो हिस्सा कैसा हो गया है, सॉलिड हो गया है। वैसे फेफड़े क्या हैं, स्पॉन्जी हैं, क्योंकि उनमें तो एयर सैक्स है, उनमें हवा भरना है। लेकिन जब वो सॉलिड ही हो जाएगा तो हवा भर नहीं पाएगा, तो फेफड़े का वो हिस्सा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। वो ब्रीद इन ब्रीद आउट कहां से, जब एल्बुलाई जो हैं वो पूरी तरीके से सिकुड़ गए, वो पूरा एरिया फेफड़े का सॉलिड ही हो गया, फाइब्रोसिस हो गई है, तो वो हिस्सा कार्य नहीं करेगा। उस हिस्से के द्वारा रेस्पिरेशन का कार्य नहीं होगा। नहीं होगा तो धीरे धीरे पूरा फेफड़ा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी एस्बेस्टस कैसे लिखा जाता है, क्या सिंबल है, ठीक है, एस्बेस्टस का। हाँ, नोट इस वजह से कराया है कि अभी 3 साल पहले आया हुआ था सिडरोसिस, सिल्कोसिस और एस्बेस्टोसिस दिया था ओआरडी में। ठीक है, इसी वजह से कुछ नाम नोट करा दे रहे हैं आपको, अगर आप कर पाए तो। कॉटन वाले में पीसिनोसिस, नोसिस बोल। ओके, सबसे पहली बात कि डस्ट पार्टिकल से होने वाली जो बीमारी है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए एक कॉमन टर्म है, वो है न्यूमोकोनियासिस। क्या बोला जाता है, न्यूमोकोनिया। अगर डस्ट में कोयले की डस्ट हो, कार्बन, कोयला कार्बन, तो क्या बोलोगे, एंथ्रेकोसिस। क्या बोला जाएगा, आयरन हो तो सिडरोसिस। ओके, सिलिका हो तो सिल्कोसिस, और एस्बेस्टस हो तो एस्बेस्टोसिस, और कॉटन फाइबर हो तो बीसिनोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीसिनोसिस। यहां नोट किया, कॉटन वाला ये नोट किया, बीसिनोसिस बोला।
ठीक है, ये नाम आपको याद करना रहेगा, देख लीजिएगा। कार्बन होगा तो एंथ्रेकोसिस, आयरन होगा सिडरोसिस, सिलिका होगा सिलिकोसिस, एस्बेस्टस होगा तो एस्बेस्टोसिस, कॉटन होगा तो बिस्निसिस बोला जाएगा। ये सब के सब क्या है? न्यूमोकोनियासिस है, न्यूमोकोनियासिस को बोला जाता है, ओआरडी को बोला जाता है। एंड व्हाट इज फाइब्रोसिस? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। मैचिंग कॉलम के लिए इसको टिक करिए। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है? फाइब्रोसिस का क्या मतलब है? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोसिस फाइब्रस टिश्यू।